स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंह आठिया और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 5th का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है जल ऊपर से नीचे की ओर। बहुत ही आसान सा, बहुत ही छोटा सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बिल्कुल आपने जो आम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखी हैं उसी चीज़ को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आप पानी को गिराते हैं, फर्श पर पानी गिराते हैं तो पानी किस तरफ जाता है? जिस तरफ ढलान होती है इस तरफ जाता है या फिर पानी ऊपर चढ़ता है? तो आप सिंपली भाषा में कहेंगे कि सीधी सी बात है, पानी तो जिधर ढलान होगी, जिधर फर्श नीचा होगा उस तरफ जाएगा ना। तो बिल्कुल यही हमारा लॉजिक कहता है कि जल ऊपर से नीचे की ओर बहता है, यानी जल सदैव ऊपर से नीचे की ओर बहता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। फिर अब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि नदियाँ कैसे बहती हैं। नदियाँ कैसे बहती हैं? अब देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी नदी होती है वो सिंपली कहाँ से निकलती है? किसी पहाड़ी एरिया से निकलते हैं। पहाड़ी एरिया जो है ऊंचाई पर होते हैं, वहाँ पर बर्फ़ पिघलती है। बर्फ़ पिघलती है तो क्या होता है? पानी बनता है। वो पानी इस पहाड़ के ढाल के सहारे नीचे उतरना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से जो है बहुत सारा पानी जो इकट्ठा होकर के नदी के रूप में चलना शुरू हो जाता है। फिर आपने देखे होंगे पहाड़ पर झरने बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि पानी ऊपर से ऊंचाई से नीचे गिरता है। तो पानी इस तरह से फिर झरना बना करके नीचे गिरता है और नीचे जो है नदी इस तरह से फिर चलना स्टार्ट कर देती है। और नदी में जो पानी होता है वो किस तरफ बहता है? जिस तरफ नदी नीची होती है, जिस तरफ ढलान होती है उस तरफ नदी बहती है। और इसी बहते हुए जल का, यानी कि इसी बहती हुई नदी का जो पानी होता है, जल होता है, उसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं? एक तो पीने के लिए यूज़ करते हैं और एक सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे काम हैं। फैक्ट्रियों में पानी होता है, ठीक है। तो वो तमाम तरह के काम, जो भी काम करने के लिए हमें पानी चाहिए, हम कहाँ से लेते हैं? या तो नदियों से लेते हैं या तालाबों से लेते हैं, कुओं से लेते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर किसकी बात करनी है? बेसिकली बहते हुए पानी की बात करनी है, ठीक है। बहते हुए पानी की बात करनी है तो बहता हुआ पानी खुद चल के अपने पास आता है। लेकिन कुएं में अगर पानी पड़ा है, तालाब के अंदर अगर पानी पड़ा है तो पानी को निकाल करके हमें बाहर लाना पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो अब चलिए, एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि पानी अगर पीना है या पानी सिंचाई के लिए चाहिए या फिर पानी फैक्ट्रियों में चाहिए तो वो कहाँ कहाँ से मिलता है? नदियों से, कुओं से, बावड़ियों से। भूमिगत जल यानी ज़मीन खोद करके जो नल लगाए जाते हैं, नलकूप लगाए जाते हैं, उनसे हमें पानी मिलता है। प्रीवियस चैप्टर में, 9वें चैप्टर में हमने यही तो पढ़ा था, जल कहाँ कहाँ से मिलता है, जल के स्रोत, ठीक है। और नदी क्यों बहती है ये भी हमें पता चल गया, क्योंकि जल जो है ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, हमेशा जल ढलान की तरफ बहेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर आपके माइंड में ये नहीं आ रही होगी कि यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है सिंचाई। अब ये सिंचाई क्या होती है? तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का यही बनता है कि बताइए जी सिंचाई क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने घर में अगर कोई पौधा लगाया होगा तो पौधे को पानी की ज़रूरत होती है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल होती है। सुबह सुबह उसे पानी देते हैं तभी तो वो बड़ा हो रहा है, ठीक है। अगर उसको पानी नहीं देंगे तो वो जल जाएगा, ठीक है ना। वो जो है पौधा मृत घोषित हो जाएगा, मर जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। अब सिंचाई क्या होती है? जब किसान बहुत बड़े खेत के अंदर फसल उगाता है तो वहाँ पे भी तो पानी की ज़रूरत होती है। अब पानी कहाँ से आता है? मान लो कि ये किसी एक किसान का खेत है और इस खेत में किसान ने लहलहाती अच्छी हरी भरी फसल उगा रखी है, ठीक है। अब उसे पानी चाहिए तो पानी के लिए वो क्या करेगा? भगवान इंद्र को याद करेगा। भगवान इंद्र क्या कर देंगे? बारिश कर देंगे, ठीक है। लेकिन भगवान इंद्र कब तक बारिश करेंगे? ठीक है, बारिश का भी तो एक मौसम होता है। वो बारिश हो गई, उसके बाद अगर पानी चाहिए, अतिरिक्त पानी चाहिए और पानी चाहिए तो वो पानी हम कहाँ से लेंगे? वो पानी की आवश्यकता पूर्ति करेंगे हम इन स्रोतों से, या तो नहर से पानी लेंगे या नलके से लेंगे या कुएं से लेंगे या फिर किसी बावड़ी से लेंगे या फिर जमीन के नीचे से जो भूमिगत जल है यानी जमीन के नीचे का जो पानी है उसे हम निकालेंगे, ठीक है। और इस अतिरिक्त पानी को निकाल करके भूमि के यानी कि फसल को देना ही ये जो प्रोसेस होती है इसी को क्या कहते हैं? सिंचाई, ठीक है। तो फटाफट से क्वेश्चन डाल लीजिए कि सिंचाई किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि फसलों को पानी की आवश्यकता होती है,
सिंचाई किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात लिखेंगे कि फसलों को पानी की आवश्यकता होती है। बरसात न होने पर, ठीक है, बरसात होगी तब तो बारिश का पानी इसको मिल जाएगा, लेकिन जब बरसात नहीं होती है, बरसात न होने पर फसल को अलग से पानी देने की आवश्यकता होती है। बारिश न होने पर या वर्षा न होने पर फसल को अलग से पानी देने की आवश्यकता होती है, जिसे सिंचाई कहते हैं। यानी सिंचाई का मतलब क्या हो गया? फसल को अलग से पानी देना, ठीक है। अब फसलों को कई तरह से पानी दिया जाता है, ठीक है। वो कौन कौन से तरीके होते हैं, यानी कि सिंचाई किस किस तरीके से की जा सकती है? मान लो कि आप एक किसान है, आप मान करके चलो कि आप एक किसान हो, आपके पास बहुत बढ़िया ज़मीन है, आपने बढ़िया से बीज बोए हैं, बढ़िया आपकी फसल लहला रही है, ठीक है। और बारिश का मौसम आया तब उसे तो पानी मिल गया था, लेकिन अब बारिश का मौसम नहीं है और आपको उसको पानी देना है। तो आप क्या क्या सोच सकते हो? एक तो आप सोचोगे कि आसपास आपके कोई नहर है, तो उससे आप जो है छोटी नहर निकालोगे, फिर एक जो है खाले होते हैं, नालियाँ होते हैं, उनके माध्यम से जो है आप पानी लेकर के आओगे अपने खेत तक और खेत को पानी दे दोगे। इसके अलावा दूसरा आप क्या सोच सकते हो कि खेत में ट्यूबवेल लगा लो। ट्यूबवेल लगाओगे तो क्या होगा? ट्यूबवेल के अंदर एक मोटर होती है जो कि जमीन के अंदर जो पानी पड़ा है उसको खींच करके बाहर निकालती है। तो दो तरीके तो ये हो गए। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि हो सकता है आपके खेत में कोई कुआं हो और कुएं में से पानी, अब देखिए कुएं से अगर बाल्टी बाल्टी पानी निकालने लग गए तो उसमें बहुत मुश्किल आएगी, इसलिए आजकल तो मोटर यूज होती है, लेकिन पुराने जमाने में एक रहट नामक व्यवस्था होती थी जिसके माध्यम से पानी निकाला जाता था। अब आप कहेंगे रहट क्या चीज़ होती है? रहट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे। एक बार इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो एक तो चीज़ होगी कि हम क्या करेंगे, कुएं में से पानी निकाल लेंगे। इसी तरह से बावड़ियाँ भी क्या होती है, बहुत गहरी होती है, तो वहाँ से भी हमें पानी निकालना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले हम इसको एक बार छोड़ देते हैं, सिंचाई पढ़ते हैं फिलहाल, ठीक है। कि सिंपल सी बात है कि सिंचाई क्या होती है? फसल को अलग से पानी देने की जो आवश्यकता होती है, उसी जब आवश्यकता को पूर्ति करते हैं तो इसे ही क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कुछ फसलें तो होती हैं जिनको पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। उनको हरदम पानी में, यानी कि उनके खेत को हरदम पानी से भर करके रखना होता है। जैसे आपने चावल का खेत अगर देखा होगा, तो चावल के खेत में हमेशा आपने देखा होगा कि गीला कीचड़ जैसा वो होता है और उसके अंदर पानी हमेशा भर करके रखा जाता है, क्योंकि चावल की फसल को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है और ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जिनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो बस यही हम एग्जाम्पल लिखेंगे। तो क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट से, ऐसी फसलों के नाम लिखिए जिनको कम पानी में भी उगाया जा सकता है। ऐसी फसलों के नाम लिखिए जिनको कम पानी में भी उगाया जा सकता है, ठीक है। अब आप सोच करके देखिए, ऐसी फसलें जिनको बहुत कम पानी में उगाया जाता है। अब बहुत कम पानी में उगाया जाए तो आप उस इलाके में चले जाओ राजस्थान के, जहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि पानी की बहुत कमी होती है। वहाँ पर जो फसलें उगाई जाएंगी वो कम पानी में उगाई जाएंगी, और सोच करके देख लो वहाँ पर जो उगाया जाता है वो यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेगिस्तान में या राजस्थान के ऐसे इलाके जहाँ पर पानी बहुत कम है, वहाँ पर कौन कौन सी फसल होती है, तो आपका बेस्ट एग्जाम्पल आएगा चना जो फसल है उसको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा प्याज जो होते हैं उनको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। मटर जो होती है, मटर खाते हो ना आप सर्दियों में, तो उसको भी बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ककड़ी की जो फसल होती है उसको भी बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, पहला 1 नंबर आप डाल करके लिखेंगे चने को भी बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा लिखेंगे आप मटर, तीसरा आप लिखेंगे चना, लिख लिया आपने, मटर लिख लिया, तीसरा आप लिख लेंगे प्याज, ठीक है ना, और चौथा आप लिख लेंगे ककड़ी। ये जो 4 फसलें हैं आदि,
इनके अलावा भी बहुत सारी फसलें हैं, लेकिन हमें तो कुछ एक नाम बताने हैं ना, हम सारी फसलों की लिस्ट थोड़ी ना बनाने बैठेंगे, ठीक है। सिर्फ आपको 4 फसलों के नाम बताने थे जो कम पानी में भी उगाई जा सकती हैं, यानी कि जो राजस्थान में भी आराम से उगाई जा सकती हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारी फसलें हैं। अब देखिए, ऐसी फसलें जिनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, वो कौन कौन सी फसलें हैं? तो सिंपल सी बात है, आपके सामने आएगा कि एक तो हमने एग्जाम्पल लिख ही लिया कि चावल जो है उसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा चावल के अलावा धान जो होती है उसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। धान के अलावा अगर आप गन्ने पर ध्यान दोगे तो गन्ने के खेत भी ऐसे ही होते हैं, हरदम गिले रहते हैं, यानी इनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो ये 3 फसलों के नाम हमने लिख लिए कि ये जो 3 फसलें होती हैं इनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं सिंचाई की। तो बात कर ली कि सिंचाई किसे कहते हैं, अलग से पानी देने की व्यवस्था को। अब जिनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी उन फसलों को तो पानी हमें देना पड़ेगा, तभी वो फसलें उग पाएंगी। अब पानी देना है तो पानी दे कहाँ से, यानी कि सिंचाई के साधन। अब हमें क्या पढ़ने, सिंचाई के साधन। अब बताइए जरा, सिंचाई के साधन कौन कौन से हो सकते हैं? सिंपल सी बात है कि सिंचाई के साधन पहले तो हम क्या करेंगे, या तो नहरों से पानी लेंगे, नहरों से पानी ले सकते हैं, या फिर कहाँ से पानी ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं किसी तालाब से। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। या फिर आप ले सकते हैं किसी कुएं से, ठीक है, या फिर आप ले सकते हैं किसी आसपास की बावड़ी से। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। या फिर आप कौन सा जल ले लेंगे, आप ले लेंगे भूमिगत जल। अब आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी कि नहरों का पानी तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि वो ढलान करते जाएंगे, खेत तक अपने आप पहुंच जाएगा वो पानी। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई। लेकिन अगर आसपास कोई नहर ना हो, राजस्थान में नदियां और नहरें बहुत कम हैं, तो ऐसे में हम क्या करें कि हमें तालाब से, कुएं से, बावड़ी से ही पानी निकालना पड़ेगा। लेकिन सोच करके देखिए कि तालाब तो बहुत नीचे होता है। अब तालाब से पानी निकालें कैसे? हमने पढ़ा है कि पानी क्या होता है, ऊपर से नीचे तो जाता है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं आता, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि हे जल देवता कृपा करके ऊपर आ जाओ और जल देवता ऊपर आ जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। हाँ, जल देवता नीचे जरूर चले जाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी जल देवता को अगर ऊपर से आप पानी डालोगे तो कुएं में अपने आप पानी चला जाएगा, ठीक है, लेकिन नीचे से ऊपर उठाना पड़ेगा उसको। तो ऐसे करने के लिए, यानी कि भूमिगत जल हमें प्राप्त करने के लिए, भूमि से जल प्राप्त करने के लिए, या बावड़ी से प्राप्त करने के लिए, कुएं से प्राप्त करने के लिए, या तालाब से पानी निकालने के लिए हमें पानी को ऊपर खींचना पड़ेगा, और ऐसे में हमें कुछ ना कुछ साधन अपनाना पड़ेगा। अब ऐसे में आजकल तो देखिए, आजकल तो क्या आ गए हैं, ट्यूबवेल आ गए हैं। किसके लिए? भूमिगत जल के लिए। भूमिगत जल का तो मामला सॉल्व हो गया कि भूमिगत जल को तो किससे निकाला जाता है, ट्यूबवेल से निकाला जाता है। इसमें क्या होती है कि एक गहरा सा गड्ढा खोदा जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि नीचे एक मोटर लगा दी जाती है और मोटर पानी खींच करके पाइप के माध्यम से ऊपर छोड़ देती है, ठीक है ना। इस तरह से होता है कि मान लीजिए कि इसके अंदर नीचे इस तरह से मोटर और पूरा सेटअप लगाया जाता है, और फिर जो पाइप निकली होती है पानी की वो इस तरह से होती है। यहाँ पर एक हौजनुमा बनाई जाती है और यहाँ पर छेद होता है। उसके बाद जो है इस तरह से खाली होकर के खेत तक पहुँचते हैं, और इस तरह से मान लीजिए कि ये ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल से पानी ऊपर आ जाता है, इस पाइप के माध्यम से इस हौज में गिरता जाता है। इस हौज में पानी पहले भरता है और उसके बाद इन खालों के माध्यम से, इन छोटी छोटी नालियों के माध्यम से जल जो है पूरे खेत को वितरित हो जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये तो हो गया ट्यूबवेल का सिस्टम। लेकिन देखिए, तालाब से, कुएं से और बावड़ी से कैसे जल निकाला जाता है? अब इनमें 2 चीज़ें होती हैं कि पहले तो किसका यूज़ किया जाता था, इसमें एक सेटअप होता है जिसका नाम होता है रहट। रहट के माध्यम से पानी निकाला जाता था, और रहट में रहट को घुमाया जाता था किसके द्वारा? बैलों के द्वारा। अब आपके माइंड में आएगा कि ये रहट कैसे होते हैं, रहट का सिस्टम कैसा होता है, और इसको बैल कैसे चलाते हैं, ठीक है ना। तो आपके सामने स्क्रीन पर जो है ना रहट का डायग्राम है, ये आप देख लीजिए कि कैसे जो रहट में क्या कुछ होता है। अब आप इस पिक्चर को देख करके रहट को समझने का
आप प्रयास कीजिए। इसमें क्या होता है कि एक चक्र लगा होता है, यानी टायर जैसा लगा होता है, बहुत बड़ा टायर लगा होता है, आप ऐसे मान लीजिए, ठीक है। बहुत बड़ा एक चक्राकार यानी कि गोल टायर लगा होता है, ऐसा मान लीजिए। और उस टायर के ऊपर जो है गोल 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 बर्तन लगे होते हैं, ठीक है। गोल गोल बर्तन लगे होते हैं। आप ये मान सकते हो कि बड़े बड़े टैंक लगे होते हैं, आप ये मान सकते हो कि बड़े बड़े गिलास लगे हुए आप मान सकते हो, ठीक है। यानी कि गोल गोल टायर है और उसके ऊपर बड़े बड़े गिलास लगे हुए हैं। अब क्या होता है कि ये जो टायर है या ये जो चक्कर है गोल, उसको बैलों के माध्यम से घुमाया जाता है। यानी ऐसा सिस्टम होता है कि इससे थोड़ी दूरी पर गरारियां फिट करके बीच में ऐसा कुछ किया जाता है कि उधर से तो बैल चक्कर लगाते हैं, जैसे जैसे बैल चक्कर लगाते हैं ये रहट भी घूमता है। अब ये जैसे जैसे रहट घूमेगा तो जैसे ही रहट का जो बर्तन होगा वो नीचे से जाएगा तो नीचे उस यानी कि जो बावड़ी होगी या कुआं होगा तो उसमें से भर जाएगा। भर करके जैसे ही ऊपर आएगा और जैसे ही दूसरा राउंड ऊपर लगाएगा, यानी कि बिल्कुल जब ऊपर पहुंच जाएगा तो उसका पानी वापस से कुएं में गिरना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल बीचों बीच क्या होती है कि एक और हौज बना दी जाती है, उस हौज के अंदर पानी गिर जाता है और उस हौज से फिर पानी खेत में पहुंच जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो चलिए फिर हम यहाँ पर इसको डायग्राम बना करके समझते हैं। उस पिक्चर से अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया तो थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। इसमें यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह से एक चक्कर होता है, इस चक्कर के ऊपर इस तरह से बहुत सारे बर्तन लगे होते हैं, बड़े बड़े, यानी कि एक तरह से कह सकते हो कि बड़ी बड़ी टंकियां लगी होती हैं, ठीक है, जिनका मुंह जो है ना वो खुला रहता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक मान लीजिए कि ये जो आधा चक्कर है ना ये कुएं में डूबा हुआ रहता है, ठीक है। अब ये तो इसका सिरा भरा हुआ है, यानी कि इधर तो इसके क्या है, पैंदा है, और मुंह इन टंकियों का खुला है, ठीक है। ये तो खुला है, ये बंद है, और ये खुला है, ये बंद है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जैसे ही इस साइड में घूमेगा, ये जैसे ही घूमेगा तो ये जैसे ही बर्तन, मान लीजिए कि ये जो है बर्तन है अंदर से खाली है और इधर से भरा हुआ है, तो ये जैसे ही इसके अंदर से घूमेगा तो इसके अंदर पानी भर जाएगा ना। जैसे ही ऐसे घूमेगा तो इसके अंदर पानी भर जाएगा। अब जैसे ही ऊपर आएगा तो इसके अंदर पानी भरा हुआ है, और जैसे ही ऊपर आएगा तो पानी वापस से कुएं में गिरना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बीच में क्या हो जाती है, बीच में इस तरह से एक हौज बनी हुई होती है, यानी एक टंकी बनी हुई होती है कुएं के ऊपर, इसके बीच में एक टंकी बनी हुई होती है। जब ये पानी वापस से यहाँ पर नीचे गिरता है तो इस टंकी में गिर जाता है। इस टंकी से यहाँ पर एक और टंकी जुड़ी हुई होती है साइड में, और साइड में एक और टंकी जुड़ी होती है, और इस तरह से ये टंकियाँ जो है आपस में भरती जाती हैं। रहट घूमता रहता है, ये टंकियाँ भरती रहती हैं और पानी बाहर आता रहता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि रहट कैसे काम करता है। तो फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यही बनता है कि भूमिगत जल जब बहुत नीचे होता है तो उसको किसके माध्यम से निकाला जाता है, रहट के माध्यम से निकाला जाता है। रहट को घुमाया किसके माध्यम से जाता है, बैलों के माध्यम से घुमाया जाता है। लेकिन आजकल मोटरें आ गई हैं, आजकल बैलों को घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आजकल विद्युत मोटर है उसके द्वारा निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, छोटा सा क्वेश्चन है कि चूंकि भूमिगत जल बहुत नीचे होता है या कुएं और बावड़ी बहुत गहरे होते हैं, तो ऐसे कौन कौन से उपकरणों का उपयोग करके हम पानी को बाहर निकाल सकते हैं। तो फटाफट से एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लीजिए कि पानी को प्राप्त करने के लिए गहराई में स्थित पानी को प्राप्त करने के लिए, यानी कि जो गहराई में स्थित पानी है, बहुत गहरा पानी है, उस पानी को प्राप्त करने के लिए किन किन उपकरणों का उपयोग किया जाता है, यानी कौन कौन से उपकरण यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहला तो आप लिखोगे, पहला सिस्टम तो हो गया कि सिंपल सी बात है कि हम या तो क्या करेंगे, मोटर लगा देंगे। तो पहला तो आप नाम लिख देंगे मोटर, पहला तो क्या लिख देंगे, मोटर। या तो मोटर के माध्यम से निकाल लेंगे या फिर किसके माध्यम से निकालेंगे, ट्यूबवेल के, तो दूसरा आप नाम लिख देंगे ट्यूबवेल, ठीक है।
ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और तीसरा आप क्या नाम लिख देंगे, रहट के माध्यम से। 3 नाम आपने लिख दिए, रहट, मोटर और ट्यूबवेल, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके अलावा आप एक चौथा और नाम लिख सकते हो कि आजकल क्या हो गया है कि मोटर के द्वारा पानी उठाया जाता है और ऊपर उसके फव्वारा लगा होता है, यानी कि जगह जगह पर खेत में बहुत सारे फव्वारे लगाए जाते हैं और उस फव्वारों से फिर पौधों को पानी दिया जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो अब तक हमने क्या सीखा कि कौन कौन से साधन यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा ये होता है कि रहट, जिसको हमने समझा वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है कि रहट कैसे होता है, क्या होता है और कैसे काम करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा ये। तो चलिए फिर रहट का डायग्राम आपके सामने, फटाफट से ये क्वेश्चन लिख लीजिए कि रहट क्या है, ये कैसे चलता है। रहट क्या है और यह कैसे चलता है, ये फटाफट से लिख लीजिए क्वेश्चन। उसके बाद इसका जो आंसर है वो लिखते हैं। रहट का डायग्राम आपने जो है बहुत ही अच्छे से अपनी नोटबुक पे बनाना है, ठीक है ना। बहुत ही प्यारा सा डायग्राम आपने बनाना है रहट का, पहले उसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। उसके अंदर लिखना क्या है वो लिख लीजिए। सबसे पहले आप लिखेंगे कि रहट एक पहिए नुमा संरचना है। रहट एक पहिए नुमा संरचना है। पहिए नुमा संरचना है यानी कि गोल गोल संरचना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। रहट एक पहिए नुमा संरचना है जो उछले हुए कुएं या बावड़ी पर लगी होती है। उछले का मतलब होता है ऊपर से जिसका मुंह काफ़ी खुला हो, ठीक है। ऊपर से जिसका मुंह काफ़ी चौड़ा हो तभी तो ये लगेगी ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो आप क्या लिखेंगे कि रहट एक पहिए नुमा संरचना है जो उछले कुएं या बावड़ी पर लगी होती है। इसमें पानी के कई पात्र लगे होते हैं। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। इसमें पानी के कई पात्र लगे होते हैं। जब ये पात्र कुएं के पानी के अंदर पहुंचते हैं, जब ये पात्र कुएं के पानी के अंदर पहुंचते हैं तो पानी से भर जाते हैं। बाहर आकर जब पहिए पर घूमते हैं, कि अंदर गए तब तो पानी से भर गए, और बाहर आकर के जब पहिए पर घूमते हैं, बाहर आकर पात्र जब पहिए पर घूमते हुए ऊपर से नीचे मुड़ते हैं तो पानी कुएं की मुंडेर पर गिरता है। यानी कि कुआं इस तरह से है तो उसकी इस पोर्शन पर जो है क्या होता है कि पानी गिरता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। कुएं की मुंडेर पर गिरता है। यहाँ से पानी नालियों से होकर खेतों में जाता है, और यहाँ से पानी या तो बीच में नालियाँ होगी या फिर कुएं की मुंडेर पर साइड में नालियाँ होगी, तो इन नालियों से पानी हो करके खेतों में जाता है। पतली पतली नालियाँ बना दी जाती हैं, ठीक है, और वहाँ से होकर के पानी खेतों तक जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। रहट को चलाने के लिए बैलों का इस्तेमाल किया जाता है। बैल का आप मतलब समझते हो ना, कि बैल का उपयोग करते हैं या बैल का इस्तेमाल करते हैं। रहट को चलाने के लिए बैल का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल विद्युत मोटरों का भी उपयोग रहट को चलाने के लिए किया जाता है, ठीक है। कि और नॉर्मली तो क्या करते हैं, बैलों से चलाते हैं, लेकिन आजकल इसको चलाने के लिए मोटर भी आ गई है। तो रहट क्या होता है ये आपने अच्छे से समझ लिया। बस ये इतना इंटरेस्टिंग सा, इतना मज़ेदार सा आपका बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, जिसमें बस आपको सिंचाई के बारे में, सिंचाई में जो 2 टाइप की फसलें थी उनके सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं, और सिंचाई के साधनों से किन किन उपकरणों का उपयोग करके हम पानी निकालते हैं, और फिर रहट क्या होता है। बस यही हमारा चैप्टर था। तो होपफुली चैप्टर आपको मज़ेदार लगा होगा। बहुत ही छोटा सा चैप्टर, बहुत ही कम क्वेश्चंस हमने इसमें किए हैं, तो होपफुली इंटरेस्टिंग आपको ये लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों को ज़रूर भेज देना, ठीक है। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ हम यहाँ से अपलोड करें तो आपको जो है डायरेक्ट उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।